किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो ऐसे दोस्त जो कि बचपन से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहां भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उसी वक्त इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कोइंसिडेंटली एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत ये थी कि सिर्फ एक खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग लगा था, जो बेड लगा था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार की साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को अब ऐसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खिड़की से बाहर देख लेते। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है। वो खिड़की से बाहर देख सकता है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूँ। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है। तो उसको लग रहा था कि नजारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है। उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद फुहारें आने लगेंगी, बारिश होने लगेंगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को, जो कि दीवार साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूँ। काश मेरा वाला पलंग उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है। तो जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से। आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा से लग रहा है, बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा पलंग उधर होता। तीसरी शाम में फिर से इसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज इसकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की, जो दीवार साइड में था, इसकी नींद खुल गई। लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ आया था, उसकी बॉडी को वहां से हटा लिया गया, वो पलंग खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए, कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए ना, क्या करना है। तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है, अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ये विंडो साइड में आ गया। जब ये विंडो साइड वाले पलंग पर आया, जब ये उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा तो इसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल कुछ नहीं। वहां तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां पर थी एक बदसूरत सी, खामोश सी, बड़ी सी, गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है। हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, पर जब तुम सामने आ जाती हो तो मेरी तलाश खत्म हो जाती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये लव स्टोरी, वैलेंटाइन स्पेशल लव स्टोरी हमारे उन दोस्तों के लिए जो सिंगल हैं। ये कहानी है कॉलेज के 6 दोस्तों की, जिनका एक ग्रुप बन गया था। फर्स्ट ईयर में इतना कमाल का ग्रुप था कि हर कोई चाहता था दोस्ती हो,
के 6 दोस्तों की, जिनका एक ग्रुप बन गया था। फर्स्ट ईयर में इतना कमाल का ग्रुप था कि हर कोई चाहता था दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो तो इनके जैसी हो। इनमें से भी 3 दोस्त ऐसे थे जो बेस्ट बडीज थे। उनके नाम थे विवेक, नेहा और तुषार। तुषार को मालूम था कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं विवेक और नेहा, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। एक दिन तुषार ने कोशिश की, दोनों की आमने सामने बात करवाई, और उस दिन से विवेक और नेहा की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई, शुरू हो गई। कॉलेज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे, फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेंडशिप डे, बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन इनकी लव स्टोरी पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनकी दोस्ती को सबसे आगे ले जाने वाला बंदा था तुषार, जो चाहता था कि उसके दोस्त प्यार मोहब्बत में हमेशा रहें, उनकी लव स्टोरी में कहीं कोई ब्रेक नहीं आए, और इसीलिए लव स्टोरी आगे बढ़ती रही। विवेक को रियलाइज होने लगा था कि नेहा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ी डिमांडिंग थी, उसे बड़े सारे गिफ्ट चाहिए होते थे, बड़े सारे सरप्राइजेस चाहिए होते थे, और उसे शायद ये समझ में नहीं आता था कि सरप्राइज जो है वो हमेशा गिफ्ट के तौर पर नहीं होते हैं। कई बार कुछ मोमेंट्स होते हैं जो सरप्राइज होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा मेमोरेबल रहते हैं। लेकिन विवेक ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को समझा नहीं पाया। धीरे धीरे वो महीना आ गया जिसे फरवरी कहते हैं, वैलेंटाइंस वीक आने वाला था, और नेहा ने एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड के सामने, विवेक के सामने वो बातें रखी जो वो हमेशा रखती थी। उसने बोला कि कितना एक्साइटिंग होने वाला है, रोज डे आने वाला है, चॉकलेट डे आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, हम बाहर चलेंगे, पार्टी करेंगे, डिनर डेट पर जाएंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स तुम मुझे दोगे, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ में एंजॉय करेंगे, लाइफ बहुत बदलने वाली है, सब कुछ बहुत प्यारा होने वाला है। जब ये सब वो बोल रही थी, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था, और तभी विवेक ने बोल दिया, पता नहीं कहां से अचानक से उसके दिमाग में आया। उसने बोला कि एक वीक के लिए मैं घर जा रहा हूं, मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई है और मुझे मेरी फैमिली के साथ में रहना जरूरी है। जैसे ही विवेक ने बोला, नेहा को समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो कि तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है। बड़ी नाराज हो गई, बड़ी गुस्सा हो गई, और चुपचाप वहां से उठ करके चल दी। ऐसा लगा कि वैलेंटाइंस वीक के शुरू होने से पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास वापस गया, तुषार को जाकर के सारी बात समझाई कि भाई वो नाराज हो गई है, उसे बड़े सारे गिफ्ट चाहिए, बड़े सारे ट्रिप्स चाहिए, उसे बहुत सारी जगहों पर जाकर के घूमना है, बड़े सारे उसके प्लान्स हैं, लेकिन मैं कहां से पूरा करूं। हर किसी के साथ कॉलेज में होता है एक टाइट बजट होता है, एक ऐसा बजट होता है जिसमें आपको अपनी लाइफ बितानी होती है। विवेक के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मिडिल क्लास फैमिली से लड़का था, समझ नहीं पा रहा था कि इतना खर्चा कैसे करेगा। तुषार ने बोला कि भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। विवेक को कहीं जाना तो था नहीं, वो कॉलेज में ही था। 14 फरवरी का दिन आया। शाम में विवेक के पास में कॉल आता है तुषार का, और तुषार बोलता है कि भाई एक सरप्राइज, एक बार आना। रेस्टोरेंट में जाता है, वहां जाकर के देखता है कि एक शानदार सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। स्पेशल अरेंजमेंट्स थे जो विवेक और नेहा के लिए किए गए थे। ये देख करके चौंक जाता है, बड़े सारे गिफ्ट्स वहां पर रखे हुए थे। नेहा बड़ी खुश थी। जैसे उसने विवेक को देखा, बोली कि मुझे मालूम था तुम मुझे सरप्राइज दोगे, इतना अच्छा सरप्राइज, बेस्ट सरप्राइज, तुम मेरे बेस्ट बडी हो, बॉयफ्रेंड हो, आई लव यू, हग करने लगी, बहुत कुछ होने लगा। और उस सब के बाद में विवेक ने कुछ नहीं बोला। विवेक को समझ में आ गया कि सारा खर्चा तुषार ने किया है अपने दोस्त के लिए। पार्टी ओवर हुई, उसके बाद में विवेक ने उसी दिन उसी वक्त नेहा को समझा दिया कि तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, तुम शायद लाइफ में कुछ और चाहती हो, मैं शायद कुछ और चाहता हूं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उसी दिन उसने अपना ब्रेकअप कर लिया। उसके तुरंत बाद में वापस अपने दोस्त के पास गया और तुषार को जाकर के गले लगा लिया, बोला कि भाई तुम हो मेरे सच्चे दोस्त, आज तुमने मुझे सिखाया कि लाइफ में रिलेशनशिप से ज्यादा बड़ी चीज होती है फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप है जिसकी वजह से आज तुमने इतना सारा खर्चा कर दिया, मेरे भाई आई लव यू। जब ये सारी बात विवेक ने बोली तो तुषार ने सिर्फ एक बात बोली, मेरे भाई चिंता मत करना, भाभी का आना भी बाकी है। छोटी सी कहानी, ये फ्रेंडशिप स्टोरी, लव स्टोरी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर दोस्त आपके साथ हैं तो सब कुछ आपके साथ है। ये वही दोस्त होते हैं जो लड़ाई में, झगड़े में, मोहब्बत में हर वक्त आपके साथ होते हैं। जब आप अपनी पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो आप घर पर यही बोलते हैं कि दोस्त से मिलने जा रहा हूं। इन दोस्तों को कभी मत भूलना। दोस्तों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एंड आई रियली विश कि आप जल्द ही रिलेशनशिप में आए, आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार आए जो कभी वापस ना जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद में गांव से शहर आ गया। शहर आकर के नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत है, सहायक कर्मचारी की जरूरत है, जिसको ऐसे ही ऑफिस का छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया।
इसे ऑफिस का पता मालूम चला, वहां पहुंचा, देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर के इसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिरी में से एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपके पास में ईमेल आईडी है। इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है, चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं, पता ही नहीं क्या होती है ईमेल आईडी, मतलब क्या कर रहे हो तुम। और इसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला, ये लड़का, और बाहर निकल करके इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया शाम में कि बॉस ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से अगले दिन फिर से एप्पल खरीदे, एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की शॉप में बदल दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पर मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर्स बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उस शहर में इसकी अकेले की 7 से 8 शॉप्स खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव गया, गांव जाकर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि बॉस ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का एक लड़का जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल्स वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला बंदा पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स डेवलप की, कैसे आपकी पहली शॉप खुली, बहुत सारी बातें हुई। और आखिरी में उसने कहा कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, ये इंटरव्यू मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे उसने कहा तो इसने, जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, इसने कहा कि बॉस मेरे पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचान करके काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, अपनी क्षमता को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रख, बढ़ाने का काम कीजिए, उनकी टांग खींचना बंद कीजिए, उनका हाथ खींचिए और उन्हें आगे लेकर आइए। टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में मुझे ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा, पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कह रहे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहाँ मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी।
तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, इसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है आशीष नाम के बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौती संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा को बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी वाइफ है, इसको बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे वो रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती हैं, साड़ी पहन करके काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैरेज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने, इस बंदे ने अपने ही पिता को अपने ही घर में नीचे गैरेज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठा करके गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। ऐसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं, आशीष को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये सरप्राइज है, आप जाओ, घूम करके आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद में तुम उदास रहते हो, मुझे लगता है कि तुम जो है बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम करके आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद में अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेते हैं, उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद में घूम करके वापस अपने घर आता है, तो उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है। आशीष बोलता है कि ताला किसने लगाया, मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड बोलता है कि अरे साहब, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोल करके गए, बात करवा देना। तो आशीष बोलता है कि तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूँ। तो कॉल लगाता है आशीष, उसके पापा का नंबर नहीं लगता है, आउट ऑफ रीच आता है। तो गार्ड बोलता है कि साहब, ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए हैं। गार्ड जाता है अंदर, अपने कैबिन में से निकालता है एक छोटी सी पर्ची, उसमें नंबर होता है, कॉल करता है और बात करवाता है आशीष की उसके पिता से। आशीष जब बात करता है तो बोलता है कि पापा, ये क्या तरीका है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये है वो है, बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाकर के आशीष को बोलते हैं कि बेटा, ये पकड़ो चाबी, इस फ्लैट में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें पत्नी को रखना है तुम रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूं, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कद्र करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कद्र करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कद्र करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ। देखिए एक नई किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा इसको मिलता था उस पैसे से स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसी दोपहर में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए, घर घर जा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। इसे जोरों की भूख लग रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अब जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। ये गया, जाकर के इसने दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। तो इसने अचानक से, होता है ना एकदम से आप घबरा जाते हैं, तो इसने पानी मांग लिया कि एक गिलास पानी मिलेगा। वो लड़की अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान लेकर के ढो रहा है इधर से उधर, सामान बेच रहा है, मुझे लगता है कि भूखा होगा। तो उस लड़की ने, उसको अचानक से दया आई, वो अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने दूध पी लिया। धीरे धीरे दूध पी रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद में इसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले में आपको कितने पैसे दूं। तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे? मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कोई सामान खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल करके वहां से चल दिया। और गली में जब ये जा रहा था तो सोच रहा था कि यार इंसानियत अभी जिंदा है, वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला देखो मदद करता है, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई गई हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद में बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर ये जो लड़की थी, जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली कंडीशंस बिगड़ गई। इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप बड़े शहर जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो इसे ले जाकर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वही हॉस्पिटल जहाँ पर ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक केस आया। उन्हें पता चला कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। इन्होंने इसके बारे में पढ़ा, गाँव का नाम पढ़ा, तो इन्हें याद आया कि ये तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि वही लड़की, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत फाइनली धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के बाद में जो बिल जाता है, वो बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और साथ में एक छोटा सा नोट, ऊपर पेन से लिख करके एक नोट और उसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा, जब ये स्टेबल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, तो इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है। तो ये घबरा गई। ये ठीक तो हो चुकी है लेकिन इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि अब ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था, और साथ में एक छोटी सी पर्ची, एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो इसने वो ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे, डॉक्टर को देख करके ये भी पहचान गई और इसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छाई घूम फिर करके आपके पास जरूर आएगी। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर करके वो बुराई आपके पास अपने आप चली आएगी। इसीलिए लाइफ में कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये हर शास्त्र में कहा गया है। आरजे कार्तिक जाते आते एक बार फिर आपसे कहेगा, अच्छे काम करते चलिए, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और